चैप्टर 10 देख रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, यानी कि 18वीं शताब्दी के राजनैतिक समीकरण। ये जो डिस्कशन है इसका नाम तो आप देख रहे हैं 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है, लेकिन असल में जो बात है वो है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की। मुगल एम्पायर खत्म हो रहा था, होने लगा था, सारी बात उसी की है, राइट। तो शुरुआती दौर पे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मेशंस या फिर एक इवेंट के डेट्स हम थोड़े बहुत याद रखते हैं, जैसे 1526 और 1707, और इससे पहले अगर हम आ जाएं करीबन 1200। तो ये जो दरमियाना था, ये जो समय था, ये था दिल्ली सुल्तान्स का। और फिर 1526 में एक लड़ाई हुई जिससे मुगल बाबर की लड़ाई हुई लोदी से, और फिर 1526 में उनका आगमन हो गया यहाँ पे। 1526 से लेकर 1707 तक, इसके आगे भी चला, लेकिन ये जो समय है ये समय था बहुत बड़े बड़े शहंशाहों का, जिसमें हम बाबर जानते हैं, जिसमें हम जहांगीर है, हुमायूं है, अकबर है, औरंगजेब है, ऐसे तमाम लोगों को जानते हैं जिनका हमने नाम लिया है। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब की हो गई मृत्यु, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर है वो जो अर्श पे था वो फर्श पे आने की कगार पे आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उन सब की चर्चा है इस डिस्कशन में। यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको दिखाऊं कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन जाती, बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए। तो मुगल एम्पायर, मुगलों को आपको शाबाशी देनी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि उस जमाने में ना तो कोई पाकिस्तान था, ना कोई बांग्लादेश था, ना कोई हेट्रेड थी, ना कुछ थी। वहां पर केवल ये था कि भाई एक राजा है, उसको दूसरी जगह चाहिए, वो उस पर आक्रमण करता था। यहाँ का आदमी यहाँ आक्रमण करता था, जिसको जो चीज चाहिए होती थी वो उसको लेता था या मिलती थी, कोशिश करता था। वहां पर वॉर चलती थी, और वॉर बहुत नॉर्मल थी। आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो आप ये समझिए कि इतना बड़ा एरिया, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सटर्नल बाउंड्री दिखाई गई है 1700 में, यानी मुगल एम्पायर इतना बड़ा था। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, मुगल एम्पायर में सभी आ रहे हैं। इस एम्पायर में कौन देख रहे हैं आप? सिख भी देख रहे हैं, जाट भी है, अवध वाले भी है, बंगाल वाले भी है, मालवा भी है, हैदराबाद भी है, मतलब दक्कन भी है। ये सब लोग थे, सब लोग, सब ग्रुप थे, सब अलग अलग, आप कहें कि छोटे छोटे एम्पायर जिसके अंदर थे। और फिर सब पे कंट्रोल किसका था? मुगल एम्पायर का। तो हम खास तौर पे बात इन सब की करेंगे कि हुआ क्या, ऐसा क्या परिस्थितियां बनी जिनके कारण चीजें बिगड़ी या फिर मुगल एम्पायर का टूटना शुरू हुआ। तो समय की शुरुआत होती है खास तौर पे 1700 से लेकर 1800 के बीच में, यानी हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो ये जो समय है इसने बहुत कुछ दिखाया, कई नई चीजें दिखाई, नए इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब ये है कि नए क्षेत्र, नए किंगडम, नए राज्य बने। और उसके बाद बारी आई 1765 में। यहां आप देखिए एक और बढ़िया चित्र दिखाया गया है। ये है वो टेरिटरी जो ब्रिटिश कंट्रोल में थी, मिड 18, मतलब 1750। यहां पर अभी ये थोड़ा सा आराम से बैठे हैं, ये जो इलाका है ये लोग आराम से बैठे हैं। कौन? ब्रिटिशर्स। अभी ये अपना धावा बोलेंगे, अपनी ये चाल चलेंगे, क्योंकि अभी ये केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, या कहें केवल एक व्यापारी के नाते आए थे। धीरे धीरे इन्होंने इन इलाकों पर कब्जा किया, ये इलाके इनके पास आए। ये 1750 की मैं बात कर रहा हूं तकरीबन। तो अंग्रेजों ने अब शुरुआत कर दी थी इस तरफ से, और मुगल एम्पायर के अंदर क्या हो रहा था उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा एरिया, जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न क्या होता है देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इसमें क्लियर लिखा गया है ग्रैब मेजर चंक्स। मेजर चंक्स मतलब पूरा एक एरिया नहीं, मतलब ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, इस तरीके के कुछ एरिया इनके पास आ गए, बहुत बड़े इलाके थे। और उसके बाद बहुत ही कम समय में हमारा जो हिंदुस्तान है, या ये कहें कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, वो बहुत ही कम समय के अंतराल में चेंज हुआ, बदला।
और ये इतना तेज बदला कि इसमें बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल ग्रुप्स या राजनीतिक समूहों का आगमन हुआ, वो जनरेट हुए, वो बने। तो हम जो बेसिक बात करना चाहते हैं वो किस समय की बात करना चाहते हैं वो देखिएगा कि जो पहला आधा भाग है, यानी अगर हम 1700 से 1800 के बीच में ही अपने आप को रखना चाहते हैं, तो जो पहला भाग है 1707 में क्या हुआ, ये साहब को देखिए, ये है औरंगजेब, AZB कर देता हूं, औरंगजेब थे। इसके बाद भी मुगल एम्पायर आया रहा, मुगल एम्परर्स रहे, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर अकबर ये औरंगजेब का नाम लिया जाए तो ये सबसे पावरफुल, मतलब घबराते थे लोग इनसे, मतलब पूरा का पूरा ये जो एम्पायर है बांध रखा था औरंगजेब ने। लेकिन कुछ गलतियां हुई, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण इनके बाद जो भी लोग आए वो उतना अच्छे से नहीं चला पाए या उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे जो वो कर पाए। तो हुआ ये कि 1707 में यहां पर औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसके बाद एक बैटल होता है यहां पर 1761 में। वो जो बैटल होती है, लड़ाई होती है, वो है पानीपत की लड़ाई, और ये फेज चेंज कर देता है इंडियन हिस्ट्री का। तो हम बात करेंगे कि मुगल एम्पायर में ऐसा हुआ क्या, और लेटर मुगल जिसको हम परवर्ती मुगल्स भी कहते हैं, हुआ क्या ऐसा। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये बैटल ऑफ पानीपत क्या थी, क्या ऐसी लड़ाइयां हुई जिन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो जो 3 लड़ाइयां हुई पानीपत में, उसने हिस्ट्री का रुख बदला है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहले बता दूं, ये दिल्ली है, दिल्ली के बारे में आपको पूरा आइडिया होगा, हमारी राजधानी है। इससे तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पानीपत है। ये जो पानीपत है, यहीं पे 3 लड़ाइयां लड़ी गई। पहली जो लड़ाई लड़ी गई वो थी बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर की विजय होती है, इब्राहिम लोदी हारते हैं। बाबर मुगल एम्पायर हिंदुस्तान में लेके आते हैं, सब कॉन्टिनेंट में लेके आते हैं। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जहां पर गन पाउडर यानी बारूद का इस्तेमाल हुआ था, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद दूसरी लड़ाई जो होती है वो होती है 1556 में होती है ये, और ये होती है हेमू और अकबर के बीच में। और यहां अकबर ये लड़ाई जीतते हैं। हेमू कौन है? इनको प्यार से बोला जाता था हेमू, क्योंकि इनका नाम था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य साहब थे ये। और यहां पर इनकी जो सिपह सालार थे अकबर के, जमान और बैरम खान, उनकी जीत दर्ज हुई। ये दूसरी लड़ाई थी पानीपत की। तीसरी जो लड़ाई हुई है पानीपत में ही, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो लड़ाई है अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ध्यान रखिए कि ये लड़ाई कभी भी कोई 2 लोगों के बीच में नहीं कहलाती है, ये कहलाती है अफगान्स और मराठा के बीच में, क्योंकि अफगान के साथ 2 और लोग थे जो एलाइज थे इनके, मतलब जिन्होंने इनके साथ लड़ाई की। एक थे रोहेला, और जो दुआब रीजन के अफगान्स थे शुजाउद्दौला, जो नवाब थे अवध के, उन्होंने मिलके यहाँ मराठा से लड़ाई की। और मराठा की लड़ाई में जो सेनापति आगे आए, जिन्होंने एक मोर्चा संभाला, उनका नाम था सदाशिव राव। तो इनके बीच में लड़ाई हुई और अफगान जीते। तो ये 3 बैटल्स आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने हैं, ताकि आपको पता रहे कि भाई चीजें चेंज कैसे हुई तीसरे बैटल पे। तो मैं बात कर रहा था कि जो क्राइसिस थी, क्या एम्पायर में क्या दिक्कत थी, तो एक एक करके मैं आप इसको बताऊंगा। सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? देखिए, मुगल एम्पायर ने जो सक्सेस अचीव की थी, शायद ही किसी एम्पायर, किसी साम्राज्य ने इस तरीके की उरूज यानी कि हाईएस्ट पीक कभी अचीव की। यहां पर शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया चला, लेकिन औरंगजेब के बाद दिक्कतें शुरू हुई। पहली चीज ये थी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, एक एक करके फैक्टर बात कर रहा हूं। औरंगजेब, ये जो औरंगजेब साहब आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, यहां पर इनकी हो रही थी लड़ाई। किनके साथ लड़ाई हो रही थी? डेक्कन में। डेक्कन कहां है? अगर आपको ये इलाका मैं बताऊं, ये जो इलाका है डेक्कन का इलाका, हैदराबाद इसमें इंक्लूड कर लीजिए। हैदराबाद के हिसाब से याद रखिए आप, जो डेक्कन चार्जर्स आईपीएल में नहीं खेलते थे, हैदराबाद के ही थे ना। तो जो डेक्कन के लोग थे, या फिर वहां से जो उनके साम्राज्य से, उनके एरिया से जो इनकी लड़ाई चलती थी, उसके कारण इन्होंने जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, मतलब पैसा, और साथ में जो मिलिट्री रिसोर्स है, क्योंकि भाई आपको घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, गन पाउडर चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए।
तो सारी चीजें खत्म हो गई, डिप्लीट कर दी पूरी की पूरी। इन्होंने इस लड़ाई में झोंक दी। किन्होंने? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत तगड़े आदमी थे, ये अगर कुछ ठान ले तो कर देते थे, मतलब अपनी जिद के पक्के थे। इस कारण से इन्होंने इस जिद के चक्कर में सारी चीजें खत्म कर दी। तो इसके बाद जो मुगल एम्पायर वाले आए, जो भी मैं उनको चेहरा दिखाऊंगा अभी आपको, उनका खजाना जो था वो खजाना खाली था, यानी उनके पास पैसे ही नहीं थे, उनके पास इतना रिसोर्सेज ही नहीं था कि वो दोबारा खड़े हो पाए, मतलब वो रेंगने को मजबूर हो गए जो इनके बाद आए। पहली प्रॉब्लम समझ गए आप कि इन्होंने दक्कन में जो दक्कन के साथ जो लड़ाई चल रही थी, या उस इलाके के लोगों के साथ या हुक्मरानों के साथ जो लड़ाई चल रही थी, उसमें पूरा का पूरा पैसा, अपना जितना संसाधन है वो उन्होंने खर्चा कर दिया। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जो ये लोग आए, मतलब जो लेटर मुगल्स, LM लिखूंगा अब हमेशा मैं, परवर्ती मुगल्स, जो लेटर मुगल्स आए वो इतने पावरफुल नहीं थे, या फिर वो कर नहीं पाए। कैसे? जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो एक अकबर का नाम आपको मैंने एक बार बार बताया है, जिस तरीके से उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी, एक तरीका था उनका इतने बड़े इलाके में प्रशासन करने का, बहुत सुचारू और बहुत सजग ढंग से वो प्रशासन करते थे। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो प्रशासन है वो ये कर नहीं पाए, बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि जो मनसबदार थे, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके माँ बाप हैं और यहाँ आपके बच्चे हैं, मतलब इनमें से आप भी हैं। अगर माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं रखते हैं, माँ बाप ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा नहीं, तो इन बच्चों में बिगड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो फोर्सेस हैं वो उनको अट्रैक्ट करते हैं, गलत लोग। तो अगर माँ बाप चेक नहीं रखेंगे बच्चों पे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर ये मुगल साम्राज्य का जो अधिकारी है या फिर मुगल सम्राट जो है वो अपने मनसबदारों पे कंट्रोल नहीं रखेगा तो मनसबदार बिगड़ जाएंगे। अगर इसको पता लग गया कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इसके पास कोई पावर भी नहीं है, ये तो बेकार आदमी है, तो वो अपने आप को राजा बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि वो बोलेगा कि ठीक है भाई, ये जब ये है ही नहीं तो मैं इस इलाके का राजा बन जाता हूँ, मैं किंग बन जाता हूँ। तो जो मनसबदार इन्होंने खुद बनाए थे, MSB लिख रहा हूं, वो इतने पावरफुल हो गए कि अब इनके हाथ में, लेटर मुगल्स के हाथ में कभी नहीं रहा कि इन मनसबदारों को संभाला जा सके, इनको किसी तरीके से कंट्रोल में लिया जा सके। वो उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया। तो एक तरीके से कहें कि प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक जो उसकी स्किल थी किनकी, लेटर मुगल्स की, वो उतनी अच्छी नहीं थी, ना वो रख पाए। ये मैंने आपको बताया। 3 बैटल आपको याद रखनी है। पहली बैटल जो है वो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर जीते, फिर हेमू और अकबर जीते, और तीसरी हुई अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी और मराठास के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते। तो मैंने आपको बताया कि मनसबदार, MSB कर रहा हूं, और सूबेदार, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। और ये जो मनसबदार और सूबेदार थे, इन्होंने क्या किया कि सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, चाहे वो रेवेन्यू हो। रेवेन्यू क्या होता है? देखिए, हमारा जैसे आजकल GST लगता है ना, GST टैक्सेस लगते हैं ना, तो अगर सरकार चलती, अगर आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके लिए करोड़ों का हवाई जहाज है, वो कहां से आ रहा है? वो आपके पैसे से आ रहा है। ठीक है, जितने भी नेता, जितने भी विधायक, जितने भी लोग आलीशान तरीके से जी रहे हैं, रह रहे हैं, वो आपका पैसा है। क्यों? क्योंकि आप टैक्स देते हैं। तो जो आप टैक्स दे रहे हैं उसी को रेवेन्यू कहते हैं, उसी को कर कहते हैं। तो जमाने में क्या होता था, मान लीजिए आप कुछ, आपका जमीन है, चलो भाई इतना पैसा दो। आप कुछ मर्चेंट का काम करते हैं, सामान का खरीद फरोख्त करते हैं, चलो भाई इतना पैसा दो, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू और साथ में जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, उस जमाने में क्या था, मैंने आपको बताया था कि वॉर मेन चीज थी। ऐसा नहीं होता था कि भाई IT इंडस्ट्री खोल के कंप्यूटर पे काम हो रहे हैं। वहां तो या तो लड़ाई होती थी या खेतीबाड़ी और बाकी लेन देन का काम होता था, मर्चेंटाइजिंग का काम होता था। तो रेवेन्यू बेसिकली पैसा, और मिलिट्री किसी पे आधिपत्य करना है, अपनी वो जमीन चाहिए ना, जमीन से तो आपका कर आएगा वहां पर जो काम हो रहा है। तो मिलिट्री वाला काम, लड़ाई और योद्धा और लड़ाके और पैसा, इन सब की पॉसिबिलिटी, इन सब का प्रशासन जो है, इसको हम कहते हैं दीवानी और इसको कहते हैं फौजदारी। आजकल अगर आप दीवानी फौजदारी देखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, दीवानी फौजदारी देखेंगे तो अलग हो जाता है। दीवानी मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल किसी ने किसी को धोखा दे दिया, और फौजदारी का मतलब इस तरीके से होता है कि किसी ने किसी को किल कर दिया, मार दिया, काट दिया, इस तरीके की चीज आती है। ऐसे थोड़ा सा इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में दीवानी फौजदारी का मतलब ये था कि भाई पैसा, रेवेन्यू, कर जो इकट्ठा करते हैं, जिस भी जगह के आप मालिक हैं,
और दूसरा होता था फौजदारी, यानी कि वहां आपके पास कितनी मिलिट्री पावर है। इससे क्या हुआ कि जब मनसबदार और कई सूबेदार उसके पास ये सब चीजें आ जाएंगी, तो जिसके पास पैसा आएगा, जिसके पास मिलिट्री आएगा, वही तो किंग बन जाएगा, वही तो सरदार बन जाएगा। तो इन लोगों के पास, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर्स, यानी कि राजनीतिक तौर पे और वाणिज्यिक और आर्थिक तौर पे और मिलिट्री के तौर पे, यानी कि जो इनके पास सेना थी उस तौर पे ये बहुत पावरफुल हो गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहां से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां से पैसा जो जाता था दिल्ली वो बंद हो गया, यहां से जाता था पैसा जो दिल्ली वो बंद हो गया। यानी जो रेवेन्यू मिलता था, जो कर मिलता था किसको, दिल्ली को, मतलब लाल किले को, जहां एम्परर रहते थे, वहां पर जो पैसा आता था जिससे वो साम्राज्य चलाते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गया या डिक्लाइन हो गया। अब इसमें एक और कारण जोड़ लीजिए। एक और कारण ये था कि रिवोल्ट होता था, रिबेलियन होता था। मान लीजिए आप किसी अपने, एक एग्जांपल लेता हूं, आप यहां पर है, दूसरा आदमी यहां पर, आप आज के जमाने में किसी को कहेंगे अपने साथ काम करने वाले को, ऐसे करो मेरे घर के लिए सब्जी ले आओ, ये कहो मेरा जूता साफ कर लो, तो ये बोलेगा नहीं साहब ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप ऐसा कुछ कहने को करेंगे, करने को कहेंगे, जो आदमी ये कर नहीं सकता वो आपके खिलाफ बात करेगा, आपको रिवोल्ट करेगा। वही काम यहां हुआ। जो पीजेंट्स हैं, यानी कि जो फार्मर्स हैं और जो जमींदार हैं, उन लोगों ने क्या किया, रिबेलियन किया, मतलब दे रिवोल्टेड। रिवोल्टेड मतलब क्यों रिवोल्ट किया, और खास तौर पे नदर्न और वेस्टर्न इंडिया, नदर्न ये इंडिया हो गया और ये वेस्टर्न इंडिया, ये लोग और ये लोग, ये जो इलाका है और ये जो इलाका है, यहां के लोगों ने बहुत ज्यादा रिबेलियन किया, विद्रोह किया। उसका कारण क्या था? सबसे पहला कारण तो ये था कि टैक्सेस। अब मान लीजिए आपके पास ये जमीन है और एक यहां पर किसान है, वो मान लीजिए 100 रुपए देता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप एकदम से आए और आपने कहा ऐसा है 500 रुपए देना अगली बार से, वो कहेगा सर 100 रुपए ही बड़ी मुश्किल से कर पाता हूं, 500 कहां से दूंगा। बोले करना है, नहीं तो फिर चमड़ी उधेड़ेंगे तुम्हारी। फिर ये कहेंगे कि सर ऐसा है आप चमड़ी उधेड़ लो, क्योंकि जब जान से ही जाना है तो क्यों ना हम विद्रोह करके कुछ करें। तो इस तरीके से एक तो माउंटिंग टैक्सेस बताया गया है, पैसे बहुत बढ़ा दिए गए, कर बहुत बढ़ा दिया गया। दूसरा ये था, कभी कभी क्या करते थे कि जो सरदार थे, जिनको हम चीफ कहते हैं, चीफटेंस कहते हैं, तो ये जो चीफ लोग थे, ये अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी जगह को, अपनी सत्ता को और प्रगाढ़ करने के लिए, स्थापित रखने के लिए या स्थापित करने के लिए ये रिवोल्ट करते थे। तो दो कारण से रिवोल्ट हो रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिवोल्ट कभी नहीं हुए। रिवोल्ट जो है वो जहांगीर के समय भी हुए, अकबर के समय भी हुए, बाबर के समय भी हुए, सबके समय हुए। लेकिन अब यहां पर क्या था कि ये जो रिवोल्ट या ये जो विद्रोह हो रहे थे, इसमें इन लोगों ने क्या किया, जो भी लोग ये अच्छे से चीफ कर रहा था, जो भी कर रहे थे, इन्होंने जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, जहां से भी धन आता था, पैसा आता था, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जो धीरे धीरे जो मनसबदार हैं, गवर्नर्स हैं, सूबेदार हैं और जो ये जिनका नाम मैंने लिया चीफ लोग हैं, इनके हाथ में सत्ता जाने लगी। जो सत्ता किस तरीके से जा रही थी, वो पॉलिटिकल सत्ता भी जा रही थी, मतलब जो राजनीतिक पावर, इकोनॉमिक यानी जो कि राजस्व वगैरह भी इनके पास जा रहा था। तो ये जो इकोनॉमिक अथॉरिटी है ये भी इनके हाथ में जा रहा था। किनके हाथ में जा रहा था, फिर से बताता हूं, प्रोविंशियल गवर्नर, इसको आप मनसबदार ले लीजिए या फिर आप सूबेदार ले लीजिए। जो लोकल चिफ्टेंस है, यानी कि जो लोकल सरदार थे, ये सब लोगों के पास ये सत्ता धीरे 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 मुगल एम्पायर से, मुगल सम्राटों से इनके हाथ में जाने लगी। और ये कभी भी मुगल जो भी बाद में मुगल आए, वो इसको संभाल नहीं सके, वो इस पे चेक नहीं कर पाए, या वो उसके लिए बिल्कुल हाथ बांध के खड़े हो गए कि सर हम कुछ नहीं करेंगे। एक बड़ी अच्छी यहाँ पर स्टोरी बताई गई है कि रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन पैसा जो है बेसिकली जो राज जिसका था, मुगल एम्पायर या मुगल राज था, उनके पास नहीं पहुंच पाया। अब इसमें जैसे कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़कने वाला काम हुआ ये कि इतनी, मतलब एक तरीके से इनका पहले चेहरा देखिए आपको एहसास हो जाएगा। फर्रुख सियर, इनका हम नाम लेने वाले हैं। इनमें एक आएंगे आपके शाह आलम, इनका नाम रख दिया गया था शाह पालम, मतलब दिल्ली में जहां पर लाल किला है उससे पालम तक ही इनका राज है, ऐसा बोला जाता है मजाक के तौर पे। शाह पालम कहा जाता था इनको। रायसीना हिल से ज्यादा ये लोग आगे जाते नहीं थे
और ये सारे के सारे चाहे फारूक सियर हो, जिन जिन का मैं नाम लूंगा अभी, आलमगीर टू है, अहमद शाह है, ये सब आए तो थे लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं रहे। अब इनमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब आपके पास पावर होता है, पैसा होता है, तब आप थोड़ा सा चौड़े होके बात करते हैं, जब नहीं है तो बेचारे क्या करेंगे। अब इनके जले पे नमक किसने छिड़का? दो साहब यहाँ पर देखिए, पहले इनका चेहरा दिखाऊं। पहले जले पे नमक छिड़का नादिर शाह ने, ये नादिर शाह देख रहे हैं। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी, मैंने जो आपको बताया, जो आपका तीसरा बैटल जो हुआ पानीपत। तो सबसे पहले ईरान के रूलर आए, ईरान के जो रूलर थे, शासक थे, उनका नाम है नादिर शाह, जो आप यहां पर चेहरा भी देख रहे हैं। इन्होंने क्या किया, ये आए दिल्ली, न्यू दिल्ली कह रहा हूं लेकिन वो दिल्ली आए, उस जमाने में न्यू दिल्ली नहीं हुआ करता था। दिल्ली आए और किस समय आए? 1739 में। इन्होंने जबरदस्त लूटपाट मचाई और ये अपने साथ जितना भी पैसा और जो भी कुछ मिला ये लेके चले गए। इसका मतलब ये है कि जो बेचारा बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा था, उसको इन्होंने टांगे तोड़ दी। कैसे? क्योंकि जो ये लोग थे इनकी हालत वैसी खराब थी, और जब आप पूरा का पूरा लूट के चले जाएंगे तो क्या बचेगा? पहली चीज तो ये। उसके बाद बचा कुचा जो था वहां पर आ गए अहमद शाह अब्दाली या अफगान, ये आए अफगान से, अफगानिस्तान से, और इनका नाम है अहमद शाह अब्दाली, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं। और इन्होंने ये नॉर्थ इंडिया यानी कि इस इलाके में यहां से आए ये, और कितने बार इन्होंने आए, इसको इस तरीके से याद रखिए, 13 साल 5 बवाल, 13 साल 5 बवाल, मतलब 1748 से 1761 तक 13 साल के अंतराल में ये साहब 5 बार, एक दो बार नहीं, एक दो बार से खुश नहीं हुए, 5 बार आके इन्होंने अटैक किया, और इन्होंने भी वही किया जो नादिर शाह साहब करके गए थे। मतलब जिसको इन्होंने बिल्कुल लंगड़ा बना दिया था, इन्होंने इनको जमीन पे ला दिया। मतलब अब तो मुगल एम्पायर की हालत ही खराब हो गई। दूसरा ये था कि जो अलग अलग कारण मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो एम्पायर था, इसमें ये होता था कि जैसे यहां पर राजा बैठा हुआ है, राजा के कोर्ट में क्या होंगे, यहां पर लोग बैठे होंगे, इनके मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, जैसे अकबर के इसमें नवरत्न वगैरह नहीं थे। इसमें क्या हो गया कि जब ये बाद के लोग आए ना, बाद के लेटर मुगल, परवर्ती मुगल जब आए, तो एक कुनबा, एक ग्रुप बन गया ईरानियों का, ईरानियों का, एक कुनबा बन गया तुरानीस का। तुरानी मैं समझता हूं टर्किश और ईरानियन दोनों को कंबाइन कर दे, लेकिन इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वो टर्किश थे, तुर्की के। तो तुर्की हो गया, ईरानी हो गया, ये दो अलग अलग ग्रुप बन गए। तो जैसे कठपुतली का खेल नहीं होता है, जब हम रस्सा कशी का खेल खेलते हैं, तो रस्सा कशी के खेल में एक ग्रुप रस्सी खींचता है, दूसरा उसको रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो मुगल सम्राट थे, कभी इनको ईरानी खींचते थे, कभी इनको तुरानी खींचते थे। तो बेचारे ये जो है ना, एक तरीके से कठपुतली बन के रह गए, पपेट बन के रह गए। यहां क्लियर लिखा है कि ये तुरानी, ईरानी और तुरानी के ये पपेट बन के रह गए। कौन? ये जो मुगल एम्पायर है, जिनका मैं नाम ले रहा हूं। अब सबसे बुरी बात क्या हुई, जिसे कहेंगे ना शर्म की बात क्या हुई? शर्म की बात ये हुई, आप जान के बड़ा आपको दुख भी होगा, क्योंकि मुगलों की हमें इज्जत इसलिए करनी चाहिए कि इन्होंने वाकई में हिंदुस्तान को वो सब चीजें दी हैं जिस पे हम आज रश्क करते हैं, जिस पे हम आप पूरे विश्व में आप लोग आपको किस नाम से जानते हैं? ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो ताजमहल कहाँ है, किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। तो आपको बहुत लोग आपको अलग अलग तरीके की बात कहेंगे, इनके खिलाफ भड़काएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो हमको इज्जत करनी चाहिए, और हमको दुख इस बात का होना चाहिए कि जो बाद के मुगल एम्परर्स आए, इसमें फारूक सियर और उसके बाद आए आलमगीर टू। मैंने आपको चेहरा दिखाया था। ये जो फारूक सियर रहे 1713 और 1719 के बीच में, इस तरीके से आलमगीर टू जो रहे वो रहे 1754 से लेकर 1759 तक। इन दोनों को इन्हीं लोगों ने, किन लोगों ने? ईरानी या तुरानी, जो नोबल्स कहते हैं, जिनको हम नोबल्स कहते हैं, जिनको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, जिनको वो कहते हैं जो इनके करीब थे, इन लोगों ने इन लोगों को फारूक सियर, ये फारूक सियर हो गए,
और ये आलमगीर टू, इनको मार दिया, assassinated, killed, सही शब्द होगा, इन दोनों को मार दिया। किन्होंने? इन्हीं लोगों ने जिनकी कठपुतली बने हुए थे। और इसके आगे और बढ़िए, यहां तक बात खत्म नहीं हुई है। मैंने आपको बताया था अहमद शाह, मैंने आपको बताया था शाह आलम 2। तो अहमद शाह रहे 1748 से लेकर 1754 तक, शाह आलम रहे 1759 से लेकर 1816 तक, और ये दोनों को अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, आंखें फोड़ दी, आंखें निकाल दी। अब आप सोचिए कि किसी एक मुगल सम्राट, मतलब अकबर का रेन देखिए, औरंगजेब का रेन देखिए, उनका शासनकाल देखिए, और इन लोगों का देखिए कि किसी को मार दिया गया, किसी को अंधा कर दिया गया। और किसने किया? जो इनके अभिजात वर्ग थे, जो इनके नोबल्स थे, जो इनके दिल के करीब थे, जो इनके कोर्ट में बैठते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही, इसीलिए डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का। अगली बार हम बात करेंगे इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। जब चीजें टूटेंगी तो नई चीजें बनेंगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर अवध की, हम बात करेंगे बंगाल की और हैदराबाद की, कैसे ये बने, क्या इसके पीछे रहा, और ये 3 लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या बनाया इन्होंने, इनका नाम भी लेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।